हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा समाप्त हो चुका है। आप लोग बहुत ही मेहनत से तैयारी किए और अच्छे से परीक्षा दिए हैं। मेरी ओर से आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। मैं बीच में ही वीडियो बंद कर दिया था, कुछ विशेष समस्या मेरे साथ थे जिस कारण से बीच में मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। एक पीक पॉइंट चल रहा था जब मेरा वीडियो आना बंद हो गया था, तो इसके लिए सॉरी कि जब आपको बहुत ज़रूरी थी तब मेरा साथ, शाही पाठशाला का साथ आपको नहीं मिला। इसके लिए मुझे भी बहुत खेद है। मैं भी अंदर से कुंठित हुआ कि मैं मेन टाइम पर आप लोगों के साथ नहीं रह पाया। खैर, जो भी हो, 21 तारीख का जो क्लास 9 to 10 के लिए परीक्षा हुआ था, उसके जनरल स्टडी का मैथमेटिक्स को लेकर के मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। और जो भी परीक्षा 19 से लेकर के 22 तारीख तक में हुआ है, वह क्रम से मैं सबसे पहले सभी का मैथमेटिक्स डील कर दूंगा। उसके बाद बारी बारी से और भी बातों पर चर्चा करूँगा। वैसे तो आप लोग मिला लिए होंगे, देख लिए होंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी किसी को किसी प्रश्न पर लग रहा होगा कि ये और डिटेल से जानना है, तो मैथमेटिक्स के लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर अलग से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिर और जो भी सिकवे के लिए रह गए हैं वो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। और मैंने एक मैथ का मैराथन वीडियो दिया था आप लोगों को। हालांकि किसी एक क्लास वर्ग की बात करूं तो चूँकि 40 ही वीडियो था, तो 40 ही मैथ के सवाल थे, तो वो तो संभव नहीं था। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने प्रश्न को मैंने उसमें बताया है, किसी न किसी श्रेणी वर्ग में पूछा ही गया है। वो नहीं रहा है, लेकिन डिजिट अंतर होना तो लाजमी है। लेकिन सवाल उस टाइप के पूछे ज़रूर गए हैं। मैं आपको इसका प्रमाण भी दूंगा। उसके लिए भी आप चैनल पर बने रहेंगे। और आगे भी 4.0 जिनको देना हो उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो भले ही आपको नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलता है। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। पिछला वीडियो जो है वो देख लीजिए। परीक्षा आयोजित किया गया है, परीक्षा संपन्न हो चुका है, उसको देख लीजिए। तो एक विश्वास का चैनल है, बहुत अनाप शनाप नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए। एक बात और भी थोड़ा बोल रहता हूँ, थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि जितने भी बड़े YouTube के चैनल हैं, रेगुलर वीडियो रहता है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ये सच बात है। लेकिन अधिकांश जो प्रश्न है वह कोई भी टीचर, सर लोग जितने हैं, वो लोग अपने से नहीं बनाते हैं। उसके लिए स्टाफ है, जूनियर स्टूडेंट है, वो लोग तैयार करके देते हैं, सर लोग उसी को एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस करने के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्रश्न के दृष्टिकोण से वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि वो लोग पूरा सिलेबस ही 10-20 हज़ार क्वेश्चन बता देते हैं, तो आना है तो उसी में से आएगा, तो उन लोग को लगता है कि हमारा ही पढ़ाया में से आ गया। तो कोई 20,000 प्रश्न पढ़ा रहा है, उसमें से आ रहा है, और कोई 200-500 प्रश्न पढ़ा रहा है, इसमें से आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो हम लोग छोटा टीचर हैं, खुद से ही मेहनत करते हैं। और कोई भी छोटा टीचर, बड़ा टीचर जो भी हो, जो खुद से मेहनत करेगा ना, तो उसका रिजल्ट होगा। दरोगा में आप लोग सब देख रहे होंगे कि पटना में सर हैं हमारे, उनकी व्यक्तिगत भी जान पहचान है। उनका रिजल्ट ज़्यादा होने का कारण क्या है? सर खुद से मेहनत करते हैं। और लोगों के पास क्या है? उनके पास समय नहीं है, कोचिंग चलाना है, पैसा तसीलना है। तो जो कोई भी खुद मेहनत है, जो आप लोगों में से किसी का रिजल्ट होता है, किसी का नहीं होता है, तो जो खुद से मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट होगा। और जिनको अपने लिए ही मेहनत करने का समय नहीं है, तो उनका अगली बार रिजल्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। जो लोग, हम आपके साथ मेहनत करते हैं तो हमारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आइए, बहुत ज़्यादा बात हो गई। जिन लोगों को लगा होगा कि ज़्यादा गप हो गया, तो थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे इस बात को। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर 31 नंबर प्रश्न है। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, जिसमें पाई का मान आपको दिया गया है 22/7।
तो यहाँ पर समझने की बात है, यदि 7 चक्कर लगाता है तो 2200 मीटर होता है। और वृत्त की परिधि जो होता है ना, यही हुआ वृत्त की परिधि। तो देखिए एक चक्कर हुआ, मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और पुनः वापस यहाँ तक आ गया, तो ये एक चक्कर हो गया और वृत्त की परिधि भी बन गई। यानी एक पूरा चक्कर, एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि। तो 7 चक्कर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूँकि 7 चक्कर बराबर कितना हो जाता है 2200 मीटर। तो एक चक्कर बराबर कितना, एक चक्कर बराबर हो जाएगा 2200, ये 2200 और बटे 7, और इसी एक चक्कर को क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। आइए इसको समझते हैं, डिटेल किया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व करके टाइप करवा दिया था। तो वृत्ताकार पथ का एक चक्कर, और यही एक चक्कर क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। तो एक चक्कर बराबर वृत्त की परिधि। यहाँ पर चूंकि 7 चक्कर बराबर दिया हुआ है 2200 मीटर, तो इसलिए एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा 2200 बटे 7 मीटर। और एक चक्कर का मतलब हुआ वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि बराबर यही हो जाएगा 2200 बटे 7 मीटर। अब वृत्त की परिधि बराबर सूत्र लिख दिए, यहाँ पर क्या हुआ, वृत्त की परिधि बराबर उसके बदले में सूत्र लिख दिए, और इस तरफ था 2200 बटे 7, तो 2200 बटे 7 रहने दिए। अब आपको क्या पूछा गया था कि त्रिज्या निकाल कर बताइए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ पर r रहने दीजिए, अब बाकी 2 पाई जो है इसको उस तरफ कर देंगे, या फिर यहाँ से सबका मान रख दीजिए। यहाँ पर क्या किए, 2 की जगह 2, पाई का जगह प्रश्न में दिया हुआ था 22 बटे 7 रखना है, और इंटू r। तो 22 बटे 7 और 22 बटे 7 कटाएंगे तो यहाँ पर 100 बच जाता है, और 2 से फिर भाग लगा देंगे उस तरफ जा करके, तो 100 बटे 2 कितना हो गया 50 मीटर। यह प्रश्न आसान ही था, थोड़ा सा समझ था कि कैसे बनाना है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, ठीक ठाक ही था। आइए चलते हैं दूसरे 32 नंबर प्रश्न पर। यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब और उसके आधार का व्यास क्या है कि 14 मीटर हो, तो टैंक की गहराई, यानी कि एक टंकी जो है ना, इस प्रकार से एक गोल टंकी है, एक टंकी बना हुआ है, और इसका व्यास बोला गया कि 14 मीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है अपना, त्रिज्या होता है। व्यास का आधा कितना हुआ, त्रिज्या, यानी 7 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है। इस टंकी की गहराई पूछा या टंकी की ऊंचाई का है, एक ही बात है। ऊपर से देखेंगे तो लगेगा टंकी की गहराई है यहाँ से यहाँ तक, और बाहर से देखेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ से इतना ऊंचा है, तो एक ही बात है, टंकी की गहराई बोले, टंकी की ऊंचाई बोले। अब यहाँ पर दिया क्या, टंकी की धारिता। टंकी की धारिता का मतलब ये हुआ कि टंकी का आयतन, और टंकी है कैसा, तो बेलन के आकार का, बेलनाकार, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, और इतना बराबर कितना दिया हुआ है 1848। अब ये आपको सब कुछ दिया हुआ है, r पता है, पाई कांस्टेंट वैल्यू 22/7 होता है, तो h बराबर आपको निकालना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये सब बटे में हो जाएगा, और जो भी कटा उटा करके आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो त्रिज्या निकाल लिए, कितना हो गया 7 मीटर। बेलनाकार टैंक की धारिता प्रश्न में दी हुई थी, टैंक बेलन के आकार के धारिता आयतन का जो सूत्र होता है वो लिख दिया, और बराबर 1848 कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों लाइन तो एक ही छप गया है, इस लाइन का ज़्यादा नहीं है। यहाँ से h हटाए, h रखे, बाकी सबको क्या किए कि नीचे हो गया, और पाई का मान 22/7 और r का मान 7 है, तो 7 r स्क्वायर है, तो 7 गुना 7 कर दिए। अब एक 7 से ये 7 कट गया, अब 22 गुना 7 करके इसको कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा, नहीं ऊंचाई कितना हो गया 12 मीटर। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरा 33 नंबर प्रश्न पर। यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा। अब प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग, तो संख्या नहीं मालूम है, तो किसी संख्या यानी x का मतलब गुना, 8वां भाग मतलब 1/8, 30 है यानी बराबर कितना है 30 है। इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 × 24 240, x बराबर कितना आ जाएगा 240, x का 1/8 बराबर 30, तो x का मतलब गुना 1/8 बराबर 30, तो x बराबर कितना हो गया 240। अब कहा था कि संख्या का 62% कितना, तो संख्या 240 निकाल लिए हैं और उसका 62%, यानी 240 गुना 62% का मतलब बटे में 100। आप इसको जब कटा करके हल करेंगे तो 148
10.8 वो संख्या का 62% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्याख्या, उत्तर व्याख्या। यहाँ से लेंगे उत्तर व्याख्या। देखिए उत्तर व्याख्या में एक चीज़ और भी समझने के लिए लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या का 8वां भाग 30 है। इसी लाइन को यहाँ मैंने काट कर निकाला, यहाँ के बाद से आपका उत्तर व्याख्या, किसी संख्या का 8वां भाग, किसी संख्या जहाँ लिखे हैं वहाँ पर x लिख दिए, किसी संख्या, मान लिया कि संख्या x है, का को जगह का लिख दिए, 8वां भाग के 1/8 लिख दिए, 30 है तो बराबर 30 कर दिए, x के जगह x, का के जगह गुना और फिर 1/8 और फिर बराबर 30। तो इस प्रकार से आप यदि कमज़ोर भी हैं मैथ में तो इसको समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए? तो क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि अधिकारी का वेतन पहले 100 यूनिट या कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल नहीं पता कितना था, मान रहे हैं तो मानने में आप जो है ना कि नहीं कह सकते कि 100 रुपया है, सीधा 100 बोल सकते हैं अथवा 100 यूनिट भी बोल सकते हैं। 25% उसका वेतन बढ़ जाता है, तो जब 100 में 25% बढ़ेगा तो कितना हो गया वेतन? 125 यूनिट हो गया। कह रहा था प्रश्न में कि पुराने वेतन पर आने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि पुराने वेतन पर आने के लिए 25 यूनिट कम करना पड़ेगा। चूँकि बढ़कर 125 हो गया तो वापस वहीं पर जाने के लिए प्रतिशत में तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि इसमें 25 घटाएंगे ना तो 100 पर आ जाएंगे। अब प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत कमी निकालते हैं, जितना कम करना है उसको ऊपर और जहाँ से कम करना है उसको बटे में। यानी क्या बोलेंगे, 25 कम करना है 125 में से, तो 100 में कितना? प्रतिशत में जो कुछ भी निकालना होता है तो उसमें 100 से गुना करते हैं। फिर से इसी बात को बोलते हैं, 25 कम करना है 125 में से, इसलिए 100 में कितना? तो ये भी कटा कर आ जाएगा, 25 25 125 और 25 5 गुना 20 100। तो ये हो गया आपका 20% उत्तर। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। ये कई स्टूडेंट का गलत हो गया है और प्रश्न इतना भारी भी नहीं था कि गलत हो जाए, लेकिन फिर भी इस टाइप के प्रश्न आप लोग कम अभ्यास में रहते हैं, कम अभ्यास करते हैं, और इत्तेफाक से इस टाइप का प्रश्न जो आपका मैथ का मैराथन मैंने करवाया है उसको जाकर के देखिए। इस प्रकार के प्रश्न मैंने वहाँ पर रखा है, रेयर प्रश्न है। आप लोग कितना वीडियो देख सकते हैं देख लीजिए। बहुत विद्यार्थी मेरे संपर्क में भी है, मैंने पूछा, बोला सर इस पर जो है कि थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। तो हो जाता है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया है मैंने। क्या है प्रश्न में, ये लाइन मैंने प्रश्न को ही ले लिया है वहाँ से समझने के लिए कि कैसे इसको समझेंगे। कहा था प्रश्न ने कि जो -2/3 पर पावर -3 है को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल ये प्राप्त हो जाए। तो हमने उसी लाइन में से कहा कि -2/3 पर पावर -3 को किस संख्या से लिख दिया? x से। किस संख्या से कहा था? तो हमने कहा कि x से विभाजित किया जाए तो भागफल जो है कितना हो जाएगा। अब ये तो भाषा में शब्द में हो गया, उसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? इसी बात को कि -2/3 पर पावर -3 को x से विभाजित किया जाए, मतलब माइनस, यहाँ पर देखिए -2/3 पर पावर 3 को x से भाग दे दिए, तो ये भागफल कितना हो गया? बराबर हो गया 4/9 पर पावर -2। ये भाषा में था और ये इक्वेशनल फॉर्म में आ गया, उसी बात को लिखे। इसके बाद क्या किए कि आप x को उधर लेते जाइए और ये जो है उसको वापस x के जगह ले आइए, तब x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर में ही रह जाएगा और -4/9 पर पावर 2 जो है ये बटे में आ जाएगा। तो x बराबर हो गया -2/3 पर पावर -3 और बटे में हो गया 4/9 पर पावर -2। इसके बाद क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर नया चीज़ सीख लीजिए, पहले जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जब कभी भी पावर आपका माइनस में हो ना तो वह उलट जाता है। जैसे x पर भी पावर -1 रहे तो इसको उलटने का मतलब होता है 1/, हो जाता है ये। और यदि बटे में ही पहले से है तो उसको उल्टा कर दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर 2/3 पर
पावर -3 है, तो इसको 3 को ऊपर 2 को नीचे कर दीजिए तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये नियम है। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या किया कि दोनों का चिन्ह, जैसे यहाँ पर भी माइनस था और यहाँ पर भी था, तो दोनों को उलट दिए। यहाँ पर 2/3 को 3/2 कर दिए और यहाँ पर 4/9 को 9/4 कर दिया और दोनों पावर अब क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ऐसा होता है, आप जानिए कि ऐसा होता है। ये लाइन में क्या किए कि यहाँ पर 3 और 4 था, तो इसको 3 का स्क्वायर कर दिया और 4 का स्क्वायर कर दिया, और जो पावर बाहर निकाले तो बाहर पावर से गुना कर दिए। अगले पेज में दिखेगा यहाँ पर, हाँ वो इतना चीज़ वहीं उसी पेज का है, क्योंकि वहाँ पर दिख नहीं रहा था तो इसको इस पार में मैंने इस तरफ भी, इस पेज में भी ले लिया है। तो यहाँ पर क्या किए, 3 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किए, तो दोनों स्क्वायर बाहर किए और बाहर में जो पहले से 2 स्क्वायर था उसको गुना हो गया, तो 3/2 पर पावर कितना हो गया, 4। जैसा कि जानते हैं कि पावर का मतलब होता है उतना रिपीट टाइम गुना, तो यहाँ पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना कर दिए, तो ठीक है। और नीचे पावर 4 था तो 4 बार गुना कर दिए, तो ये इससे और ये इससे कट गया। कट यदि जाता है ना, एक बार और कट रहा है, ये इससे भी कट गया, तो नीचे क्या बचा, तो नीचे, अच्छा रुकिए एक बार फिर से कटा रहा हूँ। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, एक नीचे बच गया। ऊपर में और क्या बचा, तो माइनस नहीं कटा है, तीनों के आगे देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यह भी माइनस है, तो 2 माइनस गुना होकर के तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस फिर भी बच गया, तो ऊपर में रह गया -1 और नीचे रह गया 3/2। जब 2 बार बटे रहे तो नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाता है, तो सही उत्तर क्या हो गया, फिर से 2/3 माइनस में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। ये प्रश्न एसएससी में बहुत फेवरेट है, खूब पूछा जाता है। तो ये हो गया x + 1/x = 5 दिया हुआ है, तो आपको x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न थोड़ा सा भारी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और यदि सूत्र आपको अलजेब्रा का याद रहता है तो फिर थोड़ा भी भारी नहीं लगेगा। ये किस सूत्र पर आधारित है, ये सूत्र है a² + b² सूत्र पर। a² + b² का सूत्र होता क्या है, तो इसका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, अथवा या लिखा हुआ ये a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कहने का मतलब यदि अंदर में प्लस दे दिए तो बाहर में माइनस होगा, और यदि अंदर में माइनस दे दिए तो बाहर में प्लस हो जाएगा। ये दोनों सूत्र a² + b² का ही होता है। ये कब होता है, जब आपको यहाँ पर देखिए अभी क्या दिया हुआ है, x + 1/x का मान दिया हुआ है, लेकिन जब कभी इस प्रकार से दिया हुआ रहे -1/x बराबर कुछ भी, तब आपका दूसरा सूत्र काम करेगा। यहाँ पर प्लस का मान दिया हुआ है, कभी कभी माइनस का भी दिया हुआ रहेगा, तो जब माइनस का मान दिया हुआ रहेगा तो ये वाला सूत्र आपको काम होगा, और अभी जो प्रश्न पूछा प्लस वाला, तो ये वाला सूत्र काम करेगा। तो आइए प्रश्न अब कैसे प्रश्न कैसे बनेगा इस पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पावर को क्या कर लेते हैं कि 2 के फॉर्म में ला लेते हैं। तो पावर को 2 के फॉर्म में ला लिए, यानी स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, और उसके बाद a² + b² के सूत्र पर तोड़े। तो क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, तो a की जगह है x², b की जगह है 1/x², तो a + 1/x² का होल स्क्वायर -2ab, तो ये x कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x² + 1/x² का होल स्क्वायर -2। और अब अंदर वाले को एक बार फिर से आप क्या करेंगे, इसी सूत्र पर तोड़ेंगे। तो क्या हुआ कि ये जो अभी लिखा हुआ था, जितना को मैंने घेर कर रखा है, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर ले लिए, और अंदर जो x² + 1/x² है उसको इस सूत्र पर फिर से तोड़ लिए। तो अंदर में क्या हो गया, x + 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर -2, तो ये x कट गया तो बचा सिर्फ 2, और बाहर में जो यहाँ स्क्वायर के बाद -2 था, तो ये स्क्वायर के बाद -2 रह गया। इसके बाद क्या होता है कि ये x से x कट गया, तो यहाँ पर हो गया x + 1/x का होल स्क्वायर, अब -2,
और फिर सब पर स्क्वायर और -2, ये वाला स्क्वायर और -2 यहाँ पर बाहर में दिख रहा होगा आपको। अब आपके पास x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ था 5, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, तो 5 का स्क्वायर -2, फिर ये वाला स्क्वायर लगा दिए यहाँ पर, फिर -2, फिर -2 यहाँ पर कर दिए। ऐसा करने से 5 का स्क्वायर 25 और -2 तो 23, और ये वाला जो स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर होता है 529, और फिर लास्ट में 2 घटा देना है, एक बार ये वाला घटा देंगे तो 529 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 527। तो ये बहुत भारी नहीं है, इसको प्रैक्टिस यदि आप कर लेंगे 1-2 बार तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि ये आसान प्रश्न है। 37 पर आइए। इस प्रश्न को भी आप यदि देखते हैं तो ये प्रश्न सेम टू सेम मैंने डिजिट भी यही रखा हुआ था। जब आप मैथ मैराथन देखेंगे तो उसमें टोटल 2000 नहीं था, टोटल कुछ दूसरा था, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो मैथ मैराथन से लगभग सभी प्रश्न जो है कि किसी न किसी क्लास श्रेणी वर्ग में आया ही है, पूछा ही गया है। आइए देख लेते हैं। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य जो है जोड़ तगड़ के 2000 रुपया है। तो थैले में 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, ये आपसे प्रश्न में पूछ लिया गया है। प्रश्न हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि सिक्के की संख्या जो अनुपात में दी हुई थी 2:3:4, उसको मान लिए कि संख्या जो है 2x, 3x और 4x है। सिक्का कैसा था, तो 5 रुपया वाला था, 2 रुपया वाला था और 1 रुपया वाला। सिक्के की संख्या क्या था, 5 रुपया वाला 2 पीस, 2 रुपया वाला 3 पीस और 1 रुपया वाला 4 पीस के अनुपात में इस तरह से था। अब यहाँ पर यदि सिक्के का मूल्य की बात करें तो 5 रुपया वाला यदि 2 पीस रहा होगा तो 10x हो गया होगा। उसी प्रकार से यदि 2 रुपया वाला 3 पीस रहा होगा तो इसको मिलाएंगे, 3x से 2 रुपया को गुना करेंगे तो 6x रुपया हो गया होगा। इसी प्रकार से एक टकिया यदि आपके पास 4x पीस रहा होगा तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो गया। तो इस मूल्य को यदि आप जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है। और प्रश्न में कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया दिया हुआ है। ये लाइन मैंने प्रश्न का ही लिखा, अनुपातिक मूल्य का योग यहाँ पर निकल रहा है 20 और कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 2000। इसका मतलब ये हुआ कि 20x बराबर 2000, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बच गया x बराबर 100। आपसे पूछा गया था कि बताइए तो 2 रुपया वाला सिक्का कितना है, तो 3x में है। 2 रुपया वाला सिक्के की संख्या क्या है, 3x, 3 तो 3 और x का मतलब 100 यानी 300। तो 300 आपके किसी विकल्प में नहीं था और 300 विकल्प नहीं था तो क्या उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद यदि आप 8वें और अंतिम प्रश्न की बात करें तो एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य बहिष्कोण या बाह्य कोण जो भी कहिए, बहिष्कोण से 108 डिग्री प्रश्न में था, ये गलती से 180 डिग्री लिखा गया, 108 डिग्री अधिक है। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना था। तो सबसे पहले क्या है कि एक बहुभुज मान लेते हैं और उसमें बहिष्कोण इसी प्रकार से है। तो जो बहिष्कोण था ना वो इससे क्या था कि 108 डिग्री ज़्यादा था। तो प्रश्न जैसा कहा है, देखिए उसी लाइन को मैंने यहाँ से लिखा है, माना बहुभुज का वाय कोण क्रमशः x और अंतःकोण y है। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं कि वाय कोण x और अंतःकोण y बनाया गया है। प्रश्न क्या कहा था कि जो अंतःकोण है वो बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो अंतःकोण y बराबर क्या किए, x + 108 कर दिया, बढ़ा दिए, उतना हो गया अंतःकोण। तो जब इसको आप हल करेंगे तो x इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y - x बराबर क्या हो गया 108। और ये एक सीधी रेखा है इसलिए दोनों को जोड़ करके हो जाएगा 180। तो हमने लिख दिया y + x बराबर 180। तो दोनों समीकरण को जब आप हल करेंगे तो निकल करके आएगा x बराबर 36 और y बराबर 44। अब यहाँ समझने की बात है, यहाँ पर लग रहा है कुछ और, हाँ आधा इधर लिखा हुआ रह गया और आधा उस तरफ चला गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब हम जानते हैं कि किसी बहुभुज में, क्या हम लोग जानते हैं कि किसी बहुभुज में उसके बहिष्कोण का जो योग होता है वो 360 ही होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ मैं समझा रहा हूँ थोड़ा।
कोई भी बहुभुज ले लीजिए, यहाँ पंचभुज मैंने बनाया है। जब इसका बहिष्कोण बनाइएगा ना तो सभी बहिष्कोण का जो योग होगा, सभी बहिष्कोण का जो योग होगा, जैसे ये 1 नंबर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 है, तो पांचों कोणों का योग जो आएगा वो 360 ही आएगा। जितना भी ज़्यादा कोण हो जाए, त्रिभुज ले लीजिए, तो त्रिभुज के भी यदि तीनों बहिष्कोणों का योग आप देखेंगे ना तो वो भी आपका 360 ही होगा। चतुर्भुज के भी चारों बहिष्कोणों का योग देखेंगे ना तब भी चतुर्भुज के भी सभी बहिष्कोण का योग 360 ही होगा। पंचभुज का, षटभुज का, जितना भी भुजा हो जाए उसके बहिष्कोण का योग बहुभुज में कितना आएगा, 360 ही आता है। तो यहाँ भी इसके बहिष्कोण का योग 360 डिग्री ही होगा। तो एक बहिष्कोण हम लोग को पता है, यहाँ पर निकाले हैं, पीछे देखिए अभी ये बहिष्कोण था, x बराबर निकाले हैं कितना डिग्री है, 36 डिग्री है। अब सोचिए कि मान लिया जाए कि कितना कोण हो रहा होगा, नहीं मालूम है तो n मान लेते हैं, तो n गुना एक बहिष्कोण बराबर 360, तो n गुना 36, क्योंकि एक बहिष्कोण 36 डिग्री का था, बराबर 360। तो इसको जब 36 से आप कटाते हैं तो 10 इधर बचता है, यानी n बराबर कितना हो गया, 10। तो जितना भुजा होगा उतने तो कोण होगा, उतने बहिष्कोण ना होगा। इसीलिए क्या हुआ, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो ये हो गया आपका क्लास 9 to 10 के लिए सभी उत्तर। तो इसी प्रकार से सभी, यदि आपको पसंद आ रहा है तो और भी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी सेट में जितने भी मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, उसको देखने समझने के लिए आप शाही पाठशाला पर विश्वास करके शाही पाठशाला से जुड़ सकते हैं। आगे भी आप लोगों का जनरल स्टडीज़ सेक्शन में चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड प्रश्न और मैथ से रिलेटेड प्रश्न के लिए बने रहिएगा आप लोग शाही पाठशाला के साथ, बहुत सारा हेल्प मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।